बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों करते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और इस दुआ के साथ कि आज का दिन भी बेहतरीन हो, बेहतरीन आपकी सुबह भी हो और बेहतरीन आपके दिन का इख्तिताम भी हो। और बेहतरीन सुबह के लिए ज़रा सा एनर्जी वाला दिन बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सा नाश्ता ज़रूर मैं सबको कहूँगी कि वैसे मैंने बीच में कुछ अरसे छोड़ा था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि नाश्ता जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है मूड पर, थोड़ा सा मूड भी ख़राब होता है, सेहत भी ख़राब होती है। तो अच्छा सा नाश्ता ज़रूर किया करें और नाश्ते को चेंज किया करें। ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, जो लोग बिल्कुल पाबंदी के साथ एक ही तरह का नाश्ता करते रहते हैं वो ठीक नहीं होता। आप 10 दिन या 12 दिन बाद या हफ्ते बाद नाश्ते को चेंज किया करें और आप फिर देखिएगा आपके मूड पर कितने अच्छे जो है वो असरात मुरतब होते हैं। वैसे पॉजिटिव चेंज से अच्छे ही असरात मुरतब होते हैं। और मैं आज इसलिए इतनी खुश हूँ कि आज मैं सुबह से इतना म्यूज़िक सुना है, जब से मैं उठी हूँ म्यूज़िक में गाने सुने चले जा रही हूँ। अब इस पे कान पे भी कोई ना कोई असरात हुए होंगे, वो भी ज़रा मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या है, मैं जब तक बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं सुनूं मेरे अंदर तो भाई एनर्जी नहीं आती। लेकिन ये खैर सबका अपना अपना माफ़ कीजिएगा, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। यार ये सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले खुश नसीब लोगों को जिनकी हैप्पी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा और आसानियों भरा करे और आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए पूरी करें। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, बात कर लेते हैं म्यूज़िक की, गानों की। और गाने से सुनने से जो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद जो मेरे कान पे नुकसान हो रहा होगा जो मुझे पता ही नहीं है, ये सब हम पूछेंगे डॉक्टर शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अबे मैं जो आज सुबह से जब से उठी हूँ ना, बस ये मैंने बेड से ही लगा लिया था इसको और यहाँ आते आते फुल टाइम मैं म्यूजिक सुनती रही। मुझे इरिटेट नहीं किया आवाज़ ने, तो अगर इरिटेट नहीं करे तो नुकसान नहीं देती ना, या कहीं ना कहीं स्लोली ग्रेजुअली उससे इंजॉय कर रहे हैं तो हाँ। इस तरह का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, अगर हम उससे इंजॉय नहीं कर रहे होते तो हम फिर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और जब डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो हमारा मूड ख़राब होता है और दीगर नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इससे इंजॉय कर रही हैं तो इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि फिर भी 60-60 वाला रूल जो आपको याद होगा तो उसको वो भूल जाते, वो मैं चाहती हूँ जिससे मैं भूलती हूँ बाकी लोग भी भूल जाते होंगे। और अल्लाह ताला ने ना जो आपको यहाँ बुलाना होता है वो मकसद मेरा ख्याल यही होता है, क्योंकि हम लोग अच्छी बातें जल्दी भूल जाते हैं, बुरी बातें बहुत अरसे तक याद रहती हैं। काम की बात निकल जाती है दिमाग से, तो मेरे भी निकल जाती है। वो फॉर्मूला ज़रा दोबारा से बता दें। देखिए, हम 60 मिनट कंटिन्यू म्यूज़िक सुन लें, वो हेडफोन लगा लें और उसके बाद 60 मिनट अपने कानों को रेस्ट दे दें। मतलब 1 घंटा सुन लें, 1 घंटा रेस्ट दे दें और उसमें नॉर्मल म्यूज़िक हो तो हमारी हेयरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना होता यह है कि इस एज में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब एज बढ़ना शुरू होती है तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम शुरू होती हैं। देखिए, एयर ड्रम की जो फ्रीक्वेंटली तेज़ म्यूज़िक से मूवमेंट हो रही होती है तो उस पर भी आगे चल के नुकसान हो सकते हैं। तो अभी चाहे हमें इस तरह फील ना हो रहा हो, लेकिन हमें इन चीज़ों का अगर एहतियात करेंगे तो हम इंशाल्लाह आज जब तक अल्लाह हमें ज़िंदगी देंगे हम बेहतर सुन सकेंगे। इसलिए कि अभी आते हुए मेरे जहन में ये आ रहा था कि जी कम से कम डिवाइस 12,000 की और ज़्यादा से ज़्यादा एक कान की 40 लाख की, तो बस देख लीजिए। सही। अच्छा, नहीं वैसे ये अभी आपने एज की बात की है ना, जब हम एज करते हैं जैसे और हमारे ऑर्गन्स ख़राब होते हैं या वैसे नहीं रहते, तो बिल्कुल समाज का मामला भी यही है कि अगर आपने बहुत ख्याल भी रखा तब भी क्या एज करने के बाद वो ख़राब होगी, या ऐसा है कि अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रख लिया है तो इस पर वो इफेक्ट नहीं आएगा? देखिए, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो मशीन हो या बॉडी हो आपकी, तो आप बेहतर रहेंगे। जो अल्लाह ने असूल बता दिए ज़िंदगी गुजारने के, अगर उन असूलों के तहत आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप दूसरों से बहुत बेहतर रहेंगे। नहीं देखिए, एक तो चीज़ होती है बेहतर रहना कि क्वालिटी आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन एज करने से आपकी चीज़ें वीक होती है ना। वो डिप्रेशन तो होगा ना, एज वही मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, वो तो कॉमन है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो तो होनी है। लेकिन जितनी जो लोग एहतियात नहीं करेंगे उनकी ख़राब होगी, उतनी आपकी ख़राब नहीं। आपके हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 90 साल एज है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सुन रहे हैं, बेहतरीन देख रहे हैं, लेकिन उनके जोड़ों में दर्द है। हाँ, फिर उन्होंने वहाँ केयर नहीं की। अब यही मैं इसी सवाल पर आ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब ने भेजे ऑलरेडी, लेकिन ये कुछ और सिलसिला शुरू हो गया। हम जो है एज करने के साथ आपने कहा ना ख्याल रखें तो बेहतर होगी, वो क्या क्या चीज़ें एक आम इंसान करे उसकी डेली रूटीन में, उसकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए जिससे उसकी समाज काफ़ी एज तक बेहतर रह सके? वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो आपने मुझे बता दिया ये नहीं यूज़ करना सबसे पहला काम तो ये करना है कि हाँ। अपने कान को खुद साफ नहीं करना। एक बात, ये कॉटन बड जो है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कान के अंदर डाल के कान साफ करने की कोशिश करते हैं या कान खुजाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना।
ठीक है ठीक है जी, एक पहली और, बात तो ये। पहली बात दूसरी बात ये कि अपने आप को शोर से बचाना। सही अगर आपको खुदा न खास्ता उम्र के किसी हिस्से में ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया है, तो आपको मजीद एहतियात करनी है। ओके अच्छा ठीक एक तो देखिए आप कह रहे हैं कान की सफाई खुद से नहीं करनी, दूसरा शोर से खुद को बचाना है, तीसरा अगर आप किसी भी वक्त डायबिटिक हो गए तो किसी भी फिर? वजह से या ब्लड प्रेशर हो गए तो फिर आपने मजीद एहतियात करनी है। क्या वो क्या एहतियात है? एहतियात यही करनी है कि शोर वाली जगहों पे ना जाएं, ऐसी जगहों पे जो हमारे यहाँ जहाँ आप समझते हैं कि कोई ऐसा इवेंट है कि जहाँ म्यूजिक होगा या तकरीर हो रही होगी तो आप लाउड स्पीकर से दूर बैठें और वरना फिर अपने कान के लिए अपनी पॉकेट में एक छोटा सा एयर प्लग आता है वो रखें। जहाँ लाउड साउंड महसूस हो आपको वहाँ अपने कान में एयर प्लग लगा ले, इसलिए कि माशरे से आप कट भी नहीं सकते। हाँ ये क्या चीज़ है, जरा इसको भी एक्सप्लेन करें, ये क्या है मैंने? एयर प्लग होते हैं जिस तरह हम किसी चीज को ढक देते हैं, ठीक है एक कैप होता है, तो वो कैप आप लगा लेंगे तो आपको फिर लाउड साउंड जो है वो इतना महसूस नहीं होगा। यानी लेकिन आवाज तो होगी लेकिन कम होगी। आवाज होगी, कम होगी, जो करीब बैठे होंगे वो आपसे बात कर सकेंगे। ठीक है? जैसे अगर हमने कोई कान में हैंड फ्री लगा रखा है और वो लूज हो गया तो हमें आवाज स्लो आने लगती है, हाँ ठीक है ठीक है। ना? तो आप अगर लाउड ज्यादा साउंड है तो आप उसे फिक्स कर लें, और अगर लाउड ज्यादा नहीं है और लोगों से आप बात करें तो उसको थोड़ा सा लूज कर लें। It's तो good. ये एयर प्लग जो है आमतौर पे बाजार में 200-300 रुपए का मिल जाता है और तकरीबन 2-4 महीने तक चल सकता है। अरे वाह ये बहुत अच्छी चीज़, आज हमारी मालूमात में आपने इजाफा किया, मुझे उसकी भी नहीं सफाई का पता। ख्याल रखिए। तो इसी तरह दूसरा हमने ये करना है कि हर साल पाबंदी से अपनी समात का टेस्ट करवाओ, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो आपके सामने आ जाएगी, आप एहतियात करेंगे। जहाँ तक दवाओं से ठीक हो सकते होंगे वहाँ से आप दवाओं से ठीक हो जाएंगे। सही। तीसरा ये कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो कम सुन रहे हैं तो आपने अपने घर के हर फर्द की समात का टेस्ट करवाना है, इसलिए कि जो कम सुन रहा होगा वो टीवी लाउड सुनेगा, आपको भी वहाँ बैठना होगा। बिल्कुल सही। तो अपने हर घर के फर्द, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, एहतियात करें कि साल में एक दफ़ा कम से कम उनकी समात का टेस्ट करवाएं। जिसको भी समात की प्रॉब्लम हो रही हो आप उनका जो भी ट्रीटमेंट हो वो करवाएं, तो घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, आप सबकी फैमिली के कान ठीक रहेंगे। ठीक है अच्छा, मुझे जो अभी नई चीज़ लगी आज अब तक के हमारे प्रोग्राम्स में जो मुझे क्लिक की है वो है एयर प्लग। ठीक है कराची में चूँकि बहुत शोर होता है और इस शोर से तो एटलीस्ट अपने आप को बचाने के लिए ये यूज़ किया जाए, जिसको आपने कहा कि 200-300 रुपए में कहीं से भी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिलता है। कहाँ मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता, फिर? ये आमतौर पे उन जगहों से मिलता है जहाँ फायर ब्रिगेड के आलात मिलते हैं, ताकि अच्छा। लोग उसको इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, और ये 2-3 चले 500 रुपए रख लेते हैं एटलीस्ट, सेफ्टी के Safety गैजेट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ मिल जाएगा। ओके तो ये आप खरीद लीजिए जिसको थोड़ी सी हिफाजत करनी है, क्योंकि शोर कराची में हम बच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा शोर हॉर्न्स का हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, रोडों पे घरों में हर जगह शोर है, म्यूज़िक है। तो जो बहुत एहतियात करना चाहते हैं वो ये इस्तेमाल करें। एक तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, दूसरा आपने कहा कि सालाना उनको चेकअप भी कराना चाहिए। अच्छा एक सवाल मुझे और आया, कुछ लोग चीख के बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो इसलिए चीख के बात करते हैं क्योंकि वो कम सुनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका साइड इफेक्ट समझ लें कि अगर आप कम सुनते हैं तो आप चीख के बात करें। क्या ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सही सुनते हैं लोग, बहुत चीख के बात करें, इस वजह से समाज मुतासिर हो जाएगी? देखिए ये ऐसा आम तौर पे अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड होगा तो वो हमारे हेयर सेल्स को डैमेज करेगा और हमारी समात मुतासिर होगी और वहाँ हम एक लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। तो अगर नहीं, मैं खुद जैसे अगर चीख के बात कर रही हूँ, आपका Let's suppose. अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा है, हमें साउंड लेवल मीटर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। हाँ जी ओके। उसकी ऐप है, आप जब बात कर रही होगी तो वो उसमें गैजेट दिखा रहा होगा कि आप इस डेसिबल पे बात कर रही हैं, ओके। किस डेसिबल पे आप चीख रही हैं। अगर वो 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो आपके गले के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, गले में न्यूड्यूल्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक आवाज़ खराब हो है, जाती है। और दूसरे के कान भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन वो जब होता है जब कंटिन्यू इतना तेज़ बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने दूसरों की बात ही नहीं की, मेरा सवाल ही बड़ा अजीब सा था। तो कोई अजीब से सवाल आ जाते हैं दिमाग में, दिल चाहता है सब पूछ लो। मैं ये पूछ रही थी कि जो लोग बहुत चीख कर बात करते हैं या थोड़ा ऊंचा बात करते हैं तो उनका ये साइन होता है कि उन्हें कम सुनाई देता है, इसलिए वो जोर से बात करते हैं। ठीक है। अब मैं अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट सुनती हूँ, आप मुझे किसी जगह टेस्ट करेंगे तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 आएगा, लेकिन मैं चीख के बात कर रही हूँ, सुनती तो मैं सही हूँ लेकिन मुझे चीख के बात करना पसंद है, तो ये वाली चीज क्या मेरी अपनी ही समाज को मुतासर कर सकती है? आपकी समाज को मुतासर नहीं करेगी, बस ये सवाल और ना ही दूसरे की समाज को मुतासर करेगी। हाँ, अच्छा। ये आपके गले के लिए हार्मफुल है।
इससे आपका गला मुतासिर हो सकता है और लोग दूसरे ही सोचेंगे बात करने का मैंने ये लफ्ज नहीं कहा, तमीज नहीं इसको बात करने की। ये तो बात सही है, ठीक है। अच्छा चलें, अब तो आपने 3-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी हैं। सालाना चेकअप कराना है कान की हेल्थ को ठीक रखने के लिए। अभी हम कान की सेहत की बात कर लेते हैं। सालाना चेकअप कराना है, कान की सफाई खुद नहीं करनी है, और मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लग रहे हैं एयर प्लग। अच्छा, ये एयर प्लग और एयर बम ये आसानी से दे दी, तो आपने कहा सेफ्टी का जहाँ मिलता है, ऐसा तो नहीं बात क्वेश्चन आंसर हो रहे हो। ये आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि बहुत सारे इदारे जो है जहाँ शोर होता है वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब वर्कर यूज करें या ना करें वो एक अलग है, लेकिन टैक्स इरिटेट करते हो शायद? नहीं, इरिटेट नहीं करते। अच्छा। बस हम उसको वो अहमियत नहीं देते जिस तरह बाकी चीजों को नहीं देते, तो हम उसको अहमियत नहीं देते। वरना बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो यूज करते हैं, और बहुत सारी कंपनी के हम हेयरिंग असेसमेंट करते हैं तो बताते हैं कि जी हाँ हम यूज करते हैं, तो उनके कान बेहतर रहते हैं। अच्छा सही, चलिए जी, और भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर एस्टर सुहेल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर की मेहरबान आते, क्यों इतनी देर से जल्दी आ गई हूँ? आज तो जल्दी आई हूँ। नहीं, आप देर से आती हैं बहुत भाई, क्यों? नहीं आज जल्दी आई हूँ, पहले से जल्दी। अरे बाप रे, इस टाइमिंग की बात नहीं कर रही है, डेज। अच्छा, लंबे टाइम बाद आ रही हैं। बस ऐसे ही, गर्मी बहुत ज्यादा थी। आपके लिए गर्मी ज्यादा थी। लेकिन आपको क्या मसला है? ऐसे ही बस कुछ मेरा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, क्लिनिक को लेके कुछ इवेंट्स थे, उसमें तो रात में बहुत ज्यादा लेट आ रही थी, जैसे 2-3 बज रहे थे, तो हाँ वो शायद देख रही थी, तो इस वजह से फिर सुबह उठना ही नहीं होता था। नहीं सही बात है, काम आपका ज्यादा था। बिल्कुल, मैं तो अजराहे मजाक कहा था, आप तो बहुत सीरियस हो गई। टाइमिंग को लेके इतनी ज्यादा सीरियस? हाँ वैसे तो आप लेट आ जाती हैं। चले खैर, बताएं आजकल क्या नया आ गया, जल्दी से बताएं हमें। आजकल बहुत सारी चीजें नई आई हुई हैं, जैसे एक्सोसोम नया आया है, प्रोफाइलो है, और बाकी तो सब चीजें वही चल रही हैं। महंगा ट्रीटमेंट है? महंगा है क्योंकि वो लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हमारे स्टेम सेल से लिए गए। तो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जैसे हमेशा पीआरपी की तारीफ करती हूँ, और वो पीआरपी का अल्टरनेट है। अल्टरनेट इस तरह के, अगर हम 10 प्रोसीजर जो है वो पीआरपी के लेते हैं फेस और हेयर के लिए, और वो एक एक्सोसोम जो है वो इनफ है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो 3 मंथ्स तक आता रहता है। 3 मंथ्स के बाद इसको रिपीट करते हैं। फॉर्मूला इसमें भी वही लगेगा कि आपका अपना ब्लड अच्छा होना चाहिए, आपकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं? अदर सीरम्स हैं जो कि हमें बने बनाए सीरम्स हम बाय कर रहे हैं। समझे बाहर से आप कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं, ये पीआरपी वाला फॉर्मूला नहीं, अपना ही ब्लड लग रहा है? ये अपना ब्लड नहीं है, ये अदर सीरम्स है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, स्टेम सेल्स हैं, पीडीआरएन है, और भी बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हेयर के लिए तो कुछ और होगा ना? हेयर के लिए भी उसमें बायोटीन है, बायोटीन एक्स्ट्रा ये मैं कहती हूं कुछ और हेयर के लिए। तो रिजल्ट कितना क्या है कि फौरन आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं, तो फौरन आ रहे हैं, दिन महीने क्या? नहीं 15 डेज में। आपको पता है कोई भी इंजेक्टेबल प्रोसीजर है वो मैजिक तो नहीं है। नहीं मुझे थोड़ी पता, मैं डॉक्टर थोड़ी। नहीं आपको मैं हर बार बताती हूँ। मैं बड़े रट्टे लगाती हूँ, पता है आपको। सब याद रखती हूँ, बार जाके देखती हूँ। याद रखा करें, हमें याद रखती हूँ। मैजिक नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट मैजिक नहीं है। 15 दिन में आ जाता है, 15 दिन में इसका रिजल्ट आता है। वैसे तो 1 वीक में भी आ जाता है, बट एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 15 डेज में आता है। अच्छा, इसमें कोई एज नहीं होती कि सिर्फ ये एज वाले करवाएंगे? जैसे पीआरपी में मुझे ऐसा लगता है आपने कोई एज बताई थी, है ना? आफ्टर 16 आप पीआरपी करवा सकते हैं, आफ्टर 16 आप एक्सोसोम भी करवा सकते हैं। आफ्टर 16 करवा सकते हैं, लेकिन 16, 18 या जो टीन एज हैं, 20s में जो बच्चे हैं, उनका तो पीआरपी बहुत अच्छा निकलता है। मींस ग्रोथ फैक्टर्स उनके अपने प्लाज्मा में बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग आफ्टर 30 हमारा प्लाज्मा अच्छा नहीं होता, तो हम इसलिए एक्सोसोम की तरफ जाते हैं कि हमारा प्लाज्मा अच्छा नहीं होगा तो हमें इतना रिजल्ट नहीं आएगा कि हमें 10, 12, 16 पीआरपियाँ करवाएंगे तब वो रिजल्ट आएगा जो हम चाह रहे हैं। इतना डिफरेंस है? होता है। अच्छा, चले जरा ये ट्रीटमेंट की जरा चार्जेस की तरफ भी आ जाए। ये चार्जेस हंसने लगती है जब भी मैं इनसे चार्जेस पूछती हूँ, बड़ी शर्मिंदा से। अरे अभी सबके अलग अलग हैं, हमारे अलग हैं। हम तो आपका पूछ रहे हैं, या छोड़े हम आपका भी नहीं पूछ रहे। आप एक ओवरऑल हमारे देखने वालों को रफ आइडिया दे दें कि ये तो आप जहन में रखें, इससे प्लस माइनस कुछ हो सकता है। 40-45 से ऊपर है ये पर सेशन? बिल्कुल। और ये कितने सेशन चाहिए होंगे? 3 to 4 सेशन। 3 to 4 सेशन में बिल्कुल बाल जबरदस्त बेहतरीन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हम अभी भी डिपेंड करता है 3 सेशन के बाद। 3 to 4 सेशन इसके इनफ है। अच्छा, 3 to 4 सेशन है, क्योंकि वो 3 months के बाद होंगे ना।
ओके अच्छा 3 मंथ्स के बाद यानी 3 मंथ्स किसी के ने बाद एक पीआरपी लाइक जैसे हम कहते हैं 25 डेज के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, 20 डेज के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, बट जो एक्सोसोम है उसको 3 मंथ्स के बाद रिपीट करते हैं। रीजन इसमें हेल्दी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जब तक वो अपना रिजल्ट देते रहते हैं 3 मंथ्स तक रिजल्ट आता रहता है उसका, तो जब तक कि उसका रिजल्ट खत्म ना हो उससे पहले हम एक और प्रोसीजर उसका कर लेते हैं और और स्किन ये बहुत सबके लिए अच्छी हो जरूरी है जाती है। कि 3 सेशन ही लिए जाएंगे? कोई ऐसा आपके पास पेशेंट आया जिसने एक सेटिंग ली स्किन और भी है, अकॉर्डिंग टू स्किन भी है, किसी की अगर बहुत ज्यादा स्किन डैमेज है, स्कारिंग है, पिगमेंटेशन है, बहुत ज्यादा स्किन पे एजिंग है, अगर वो एक्सोसोम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 3 इनफ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब अभी हम सिर्फ जो है ना पहले हेयर को कवर कर रहे हैं, उसके बाद स्किन की तरफ आएंगे। अच्छा हेयर मैं स्किन तभी बार बार ब्लड और इस वाली बातें कर रही हूँ। किसी ने अगर हेयर के लिए एक सेशन ले लिया है, ठीक है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, तो आप उसको भी कहेंगे कि 3 सेशन जरूर लो या बस 3 सेशन तो जरूरी है, 3 सेशन ये तो बहुत जरूरी है important एक्सोसोम के, बिल्कुल। जैसे हमारा हाइफो है ना, हम कहते हैं कि एक रिजल्ट में उसका 40-50% रिजल्ट आता है, सेकंड सेशन में 70-80% और जो थर्ड उसका सेशन होता है उसमें 100% रिजल्ट आपको मिल जाता है, फिर वो 2 इयर्स लास्ट करता है। और एक्सोसोम का भी ये है कि 3 सेशन लाजमी होते हैं हेयर के लिए, ठीक है, फिर वो लास्ट करते हैं मोर देन 2 इयर्स, साल में 3 दफा अगर आप कराते साल में हैं। 3 दफा। और प्रॉपर आप देखती हैं आपके सामने ऐसे लोग हैं जिनके प्रॉपर बाल आपने देखा कि हाँ ग्रो किया? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं और बाल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एक्सोसोम के साथ भी। और पीआरपी तो आपका अपना ब्लड है ना, वो तो अगर प्लाज्मा अच्छा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे आता पीआरपी है। में इसीलिए थोड़ा सा एतराज है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के, स्पेशली अगर लड़कियों की खवातीन की बात करूं, उन्हें ब्लड है ही नहीं, है ही नहीं, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल बेचारियां प्लाज्मा पैसे बिल्कुल भी अपने नहीं अच्छा वेस्ट करती निकलता। हैं, है ना? प्लाज्मा इतना अच्छा नहीं निकलता। फिर उसमें ये होता है कि हम उनको मल्टीविटामिन्स देते हैं, हम उनको कहते हैं फ्रूट्स खाएं, और आजकल तो जैसे वैसे ही सारे जो है जिसमें प्रोडक्ट उसकी आयरन की है, ये सारे ये फ्रूट आए हुए हैं, जैसे अनार है, सेब है, परसिमोन है, ये सब अच्छे फ्रूट आए हुए हैं, तो ये इन दिनों ज्यादा खाएं। नहीं आप लेकिन फोन नहीं उठा सकती, बहुत बुरी बात होती है। चले काटे लाइन अपनी, मैं जब तक डॉक्टर साहब से बात कर लेती हूँ। अच्छा जी, आला समात खरीदना कोई चाहे तो उसने कौन कौन सी चंद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जब जाए तो उसको ये सारी चीजें, ये वाली नॉलेज उसको हो, क्या क्या पॉइंट होंगे? अगर मैं कहूँ उन्हें बुलेट में आप बताएं तो क्या क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात ये कि आला समात किसी भी शॉप से ना खरीदें, ठीक है, जब भी खरीदें अपना टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट के मुताबिक लें, और किसी ऑडियोलॉजिस्ट से लें जो प्रॉपर आपकी फिटिंग करे। आला समात खरीदना अलग चीज़ है, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसकी एडजस्टमेंट करना वो कोई ऑडियोलॉजिस्ट के अलावा नहीं कर सकता। अच्छा सही, यानी कोई इंसान खरीद के ले आए और लगा ले तो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। एडजस्टमेंट। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी समात को डैमेज कर रहे होते हैं, इसलिए कि वो अंदाजे से लगा रहे होते हैं, उनको कान में शोर आता है और वो डिस्टर्ब होते हैं, और उन आलू की लाइफ भी नहीं होती जो ऐसे मिल रहे होते हैं, जिसमें आपके पैसे ज़िया होने का ज़्यादा खतरा है। सही। दूसरा ये कि जब आला समात आप ले रहे हों तो ऑडियोलॉजिस्ट से ये मशवरा करें कि जी पेशेंट की एज कितनी है, अगर कोई बच्चा है तो उसको ऐसी डिवाइस लगाई जाएगी जिससे उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो, वो बहुत अच्छा सुने। बच्चा जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा। अगर किसी शख्स की एज जो है थोड़ी सी ज़्यादा है और वो इनविजिबल हेयरिंग एड को संभाल सकता है और अफोर्ड भी कर सकता है, तो उसको फिर इनविजिबल हेयरिंग एड लगने चाहिए जो नज़र ना आए, ताकि वो अगर किसी इदारे में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल रहे। ठीक ठीक सही। अगर कोई बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग का ये ख्याल रखा जाए कि इनको ऐसा हेयरिंग एड लगे कि, क्योंकि हमारी जब एज ज़्यादा होती है तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होती, तो उनके हाथ से वो गिरे ना। ओह यस, ठीक है, ग्रिप की वजह से। हाँ, बिल्कुल फिर सही। ये ख्याल रखा जाए कि बुजुर्ग जब उस हेयरिंग एड को रखें तो उठाना ना भूल जाएं, एज की वजह से हमें भूलने के मसाइल भी होते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चाहे कितने भी पैसे वाले हों, अपनी औलाद पे उन्होंने कितना भी खर्च किया हो, लेकिन जब उनके ऊपर दुखी बात करने वाले उनके ऊपर खर्च होता है तो उन्हें खुशी नहीं होती, अफसोस हो रहा होता है। तो उस वक्त बच्चों को चाहिए जो हेयरिंग डिवाइस उनको दिलवा रहे हों कि उनको एक्चुअल प्राइस ना बताएं, और उनको ऐसी डिवाइस दिलवाएं जिससे वो कंफर्ट हो, उनकी लाइफ आसान हो जाए, उनको निकालना आसान हो, लगाना आसान हो, सेव करना आसान हो, बैटरी चेंज उसकी आसानी से कर सकते हो। इन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ज़बरदस्त। ये जो आखिरी वाली बात की है ना, बहुत ज़बरदस्त की डॉक्टर शाहिद ने,
क्योंकि अम्मा अब्बा का यही होता है कि वो आपके लिए तो बहुत अच्छा खर्च कर देते हैं, अपने ऊपर करते हुए बहुत हिसाब किताब करते हैं और कहते हैं क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी चीज़ लेने की, ये ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आप अगर अपने वालिदैन को ईज़ करना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की प्राइस ही नहीं बताएं, बेस्ट लें और आधे से आधे प्राइस बताएं, वो इतनी खुशी से उसको पहनेंगे कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ आ गई और फिर उसको एंजॉय करेंगे बाकायदा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बता दी तो उनको दुखी होता रहेगा और ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि वो गिल्ट में रहे कि मेरे बच्चे पे इतना बोझ आ गया, मेरे बच्चे पे इतना बोझ आ गया। गिल्ट भी इंसान को बीमार करता है। ये है कि हम जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, हमें अल्लाह ने एक अजर बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है कि हम वालिदैन पे खर्च करते हैं। आप यकीन जानिए, हम ज़ाती हैसियत में हम 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हमारे अम्मी अब्बू पे जब खर्च हो रहा होता है हमें आपस में मुकाबला होता है, नहीं यार मैं करूँगा ये। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। आप यकीन करें कि हम में से जो भी करता है घर पहुंचने से पहले अल्लाह उससे ज़्यादा पैसे, हमारे सब बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उससे पहले इतना दिलवा देते इंतजाम हैं। करा तो देते हैं। वालिदैन पे खर्च करने का दोनों जहां में आपको फ़ायदा है, एक तो दुनिया में, दूसरा आखिरत में। तीसरा आपको सबसे अहम फ़ायदा क्या है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको रिटर्न मिलेगी आपकी औलाद के जरिए। बेशक ऐसा ही हाँ बिल्कुल देखिए, मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की बात है, सुबह मैं अपने बेटे को कॉलेज ड्रॉप करने गया। मेरे से आगे छोटे भाई की गाड़ी थी, वो अपने बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, हम अलग अलग थे। तो मैंने बेटे से कहा आप देखिएगा चाचू जो है खुद उतर के आके मुझसे मिलेंगे, और मैं उनकी लर्निंग कर रहा था। तो मेरे छोटे भाई मुझसे उतर के आके मिले, उनके बच्चे भी मुझे आके मिले, मैं गाड़ी में बैठा रहा। अच्छा, फिर मैंने उससे कहा भाई मैं ये कायद की, मेरे बेटे का नाम कायद है, मैं कायद की ना तरबियत करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह वो वैसे ही तरबियत याफ्ता है। मतलब ऐसा है कि जब मैं अपने वालिद साहब के साथ नमाज़ पढ़ने जाया करता था तो मैं इनकी चप्पलें उठाया करता था। अब मेरे वालिद साहब आजकल बैठ पे हैं, वो नमाज़ पढ़ने उस तरह नहीं जाते। तो मेरे बच्चे, मेरा बेटा मेरी उठा रहे होते हैं, मेरे भाई मेरी उठा। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वालिदैन के साथ जो भी आप कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स बदनसीब है वालिदैन के साथ बुरा कर रहा है तो यकीन करिए बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही एज इट इज़ पलट कर ज़रूर आता है। और ये तो सिर्फ आप वालिदैन की बात करें, आप नोट करेंगे किसी और भी सूरत में आ जाएगा। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक जिसके माँ बाप नहीं है, उसको किसी और सूरत में नज़र आएगा, आता ज़रूर है। आपको ये जो आप बिज़नेस करते हैं ना, नुकसान का फ़ायदा का अपने ऊपर ही होता है कि आपने नुकसान का किया है फ़ायदे का। चलिए जी, डॉक्टर साहिबा की तरफ आ जाते हैं। अब मैं ये पूछ रही थी कि एक्सोसोम कराने फेस के लिए और हेयर के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसका आ रहा है? जो रिस्पॉन्स आता है ना कि नहीं जी स्किन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है या हेयर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है? अर्सला अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी किसी पेशेंट को स्किन पे जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा। किसी किसी पेशेंट को हेयर पे जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। और इसलिए अभी तक हम इतना वो नहीं कर पाए क्योंकि एक्सोसोम अभी ही ये मींस कुछ ही मंथ्स में आए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी लेकिन बड़ी तेजी से बहुत स्प्रेड हुआ तेजी से भाई। स्प्रेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। किसी को तो हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, साथ में अपनी डाइट भी जो है और जो आपका इंटरनली हेल्थ है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं है तो फिर अगर आप 50,000 का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल वो नहीं करता। हाँ बिल्कुल, यही मायने तो नहीं हमारे यहाँ रखता। मसला है। तो हम लोग कि खाने पीने पे ब्लड अच्छा हो, उस पे तो प्रोसीजर काम नहीं करवा रहे होते हैं बट अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि हम साथ में अपने जो मल्टीविटामिन्स हैं वो लें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, थोड़ी डाइट अच्छी रखें। हम सिर्फ मेडिसिन पे जा रहे होते हैं। है तो ये मेडिसिन ही है ना, अगर कोई चीज़ हम बाहर से बाय करके लगा रहे हैं वो मेडिसिन में ही शामिल होती है। तो ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, चाहे वो स्किन पे हैं। अगर देखिए अगर आपने स्किन का करवाया, मैंने हेयर का करवाया ना, तो मुझे हेयर के इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं लेकिन स्किन के उस तरह नहीं आए। और आपने मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर पर्सन तो ये तो बड़े कंफ्यूज कर देगा किस कौन नहीं, लेकिन रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है। अच्छा, वही बात है कि साथ में कैरी करनी पड़ती हैं चीज़ें, कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है चीज़ों का। आपको हेल्दी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं और आप प्रोसीजर भी करवाएं। चलिए ठीक है, मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में जो है डॉक्टर एस्टर जो है वो पूछ रही थी डॉक्टर शाहिद से कुछ अपने सवालात। हमने कहा हम उसको ऑन एयर ही शामिल कर लेते हैं। एक तो आप मेरे ख्याल बताई थी आपकी बेटी के जो कान का पर्दा है उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इन्होंने आपको ब्रेक पे तो बता ही दिया था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उसको, फिर दूसरे सवाल पे भी आएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे बच्चे के कान के पर्दे में सुराख, तो फिर हमने इनको एडवाइस किया कि ऐसा करें कि आप हमारे पास आ जाएं, ENT सर्जन से एडवाइस दिलवा देंगे। अगर वो और वैसे भी कुछ ऐसे सुराख होते हैं पर्दे में जिनकी नेचुरल हीलिंग हो जाती है बगैर दवा से, लेकिन उसको छेड़छाड़ ना किया जाए और बहुत ज़्यादा अरसा ना हुआ हो, तो इंशाल्लाह वहाँ ENT सर्जन जो होंगे उनसे एडवाइस दिलवा देंगे। क्योंकि मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ
और मैं अरसला से बार बार कहता हूँ कि अरसला आप मुझे प्लीज डॉक्टर ना कहा करें, ऑडियोलॉजिस्ट कहा करें। नहीं, मैं डॉक्टर ही कहूँगी बस। अच्छा, दूसरी चीज को कोई ट्रीट कर रहा होता है। हाँ भाई, मैं कहती हूँ हाँ मसीहाई है ना ये तो, अच्छा खिदमत कर रहे हैं और फिर हर वक्त तो मैं अपने आप को डॉक्टर कह दूँ, इतनी मैंने सीख लिया सब कुछ। असल में डॉक्टर बुरा मानता है। अच्छा, नहीं मैं कौन सा क्लिनिक खोल के बैठ गई जो बुरा मान जाएंगे वो क्या कर रही है? मैंने कौन सी उनकी कुर्सी ले ली? आपके लिए नहीं, हमारे लिए। नहीं, आपके लिए बुरा मान जाते है, ये इतने चीज़ छोटे दिल के हैं डॉक्टर। नहीं, इतने छोटे दिल के नहीं, लेकिन ये बात है। हाँ, छोटे छोटे दिमाग के हैं? ऐसा है, ऐसा है। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल इनका वो एयर प्लग के हवाले से था कि वो इन्होंने कहीं से बाय की और ये कह रही है वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो जरा बताएं अच्छी क्वालिटी का कहाँ से मिलेगा? देखिए, अच्छी क्वालिटी के जो जहाँ मल्टीपल क्वालिटी होती है वो जहाँ लाइफ सेविंग गैजेट्स मिल रहे होते हैं उनके पास होते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ आमतौर पे पब्लिक में इसकी अवेयरनेस नहीं है। जो पब्लिक अवेयरनेस आ जाएगी तो जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ स्टोर से बताया तो वहाँ से भी मिलने लगेंगे। अभी सिर्फ वो इदारे जो जहाँ शोर होता है या जो लाइफ सेविंग गैजेट्स खरीदते हैं उन शॉप से मिलता है, तो वहाँ आप मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे अहम ये ख्याल रखा जाए कि जिस शख्स को लेना हो वो अपने कान के साइज के हिसाब से। अच्छा, देखा कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप पता ही नहीं था। अच्छा, दूसरा ये करें कि अगर आपको वहाँ साइज की प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपके कान का साइज लेके आपको बना के दे देंगे। ये और- सही है, और- ये और- जबरदस्त और बात। उसकी लाइफ तकरीबन 3 से 4 साल होगी। कस्टमाइज हो रहे हैं ये, तो ठीक है। वो जो है उसकी लाइफ 3-4 साल होगी और उस पर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। 2-3 हज़ार रुपये में दोनों कानों के बन सकते हैं अरे जबरदस्त, और 3 साल 2-3 साल चल भी सकते हैं। आराम से। उसको आप वॉश करें और यूज़ करते हैं, स्टरलाइज करें, यूज़ करते हैं। अच्छा, हमें तो चीज़ पता ही है? नहीं था ना, क्या हमें तो पूरा- बस ये बोला गया कि आप ये ले लें एयर प्लग। हमने जाके उठा लिए स्टोर से, बस यही होते हैं एयर प्लग। और मुझे तो common होने से आपने कहा- आइडिया नहीं था, वैसे ये तो आज पता चला है। इन डॉक्टर साहब ने कहा कॉमन हो जाएंगे तो हर जगह मिलेंगे, मुझे तो कॉमन होने से डर लगता है। जैसी कोई चीज कॉमन होती है फिर तो डॉक्टर साइड में हो जाता है, हर कोई जाता है बस ये भी ले लो। जाता है, लेकिन सही बात है, उनको फिर वो हकीकत है, फायदा नहीं होगा ना। हकीकत है। कान जैसे बच्चे के कान छोटे होते हैं, एयर कनाल छोटी होती है। हाँ। अच्छा, जो एज बढ़ रही होती है, एयर कनाल का साइज बढ़ रहा होता है, तो अगर वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट से मिल लें और बनवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और फिर वो आपके कान का नाप लेके बाकायदा बनाए होंगे, उनके गिरने का भी खतरा नहीं होगा, उनके खोने का खतरा नहीं होगा। सही, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरे बेटे का एक कान का जो वो खो गया, वो लगाया हुआ था कहीं पे, खो गया और आई थिंक उसका फिक्स नहीं था। हाँ, कान का साइज नहीं सही होगा, फिर इसीलिए शायद वो ऐसा हुआ है। ठीक है जी। ये जो कान के पर्दे में सुराख बता रही है, इसकी रीजन वही है एयरबड या कुछ कोई ये यूज नहीं कर रहा फिर भी? ये तो कहती है इस गाने वाने सुनने से भी एयरबड हाँ, ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे ये बताया कि वो जो डायरेक्ट वॉइस इतनी जोर जोर से लग रही होती है ना, आजकल बच्चों को आईफोन का बहुत वो हुआ है डॉक्टर साहब कि वही वाले चाहिए। तो आई थिंक मैंने भी शायद इस बात को रियलाइज किया कि हो सकता है ये भी कि डायरेक्ट एक वॉइस लग रही है। जो साउंड हमारे हेड ड्रम को डैमेज करेगा वो इतना हम नहीं सुन सकते। वो हमारे लिए मतलब उससे हम फौरन हम कान पकड़ लेंगे। तो अगर इतना साउंड वो सुन रहा है बच्चा तो फिर उसका डॉक्टर इकबाल अहमद से मशवरा किया जाए और वो फिर हो सकता है। लेकिन अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। आम तौर पे जो अपने और वो 60-60 वाला फार्मूला भी नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि आम तौर पे वालिदैन को पता नहीं होता कान में बच्चों के इन्फेक्शन होता है। मतलब कान का पर्दा इतनी अल्लाह ने इस तरह बनाया इतनी आसानी से जब तक कोई चीज़ ना लगे उसमें। अच्छा, अब अगर आपका जो एयर प्रेशर साउंड का है वो इतना ज़्यादा है तो उसको बच्चा उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चा उस साउंड में नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। अच्छा, सही, ठीक है। चलिए जी डॉक्टर, आपकी तरफ आ जाते हैं। मुझे बताइए, ये एक्सोसोम करवाने के लिए एक तो आपने कहा 16 ईयर्स से इस ट्रीटमेंट को आप शुरू कर सकते हैं। आफ्टर 16 चले आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी एज जहाँ पर कोई 60 प्लस है, कोई 70 प्लस है, ऐसी भी कोई एज है कि आप उस पर फायदा ही नहीं देगा, उसे नहीं आना चाहिए? तो वो रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आएगा और उन पे ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि हम उनका पीआरपी नहीं ले सकते। जबकि उनकी अपनी स्किन में कोलेजन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सोसोम के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको रिजल्ट दे रहे हैं। जो मैंने 60 प्लस अभी ही मैंने किया है रिसेंटली, अभी परसों की बात है, और अभी उस पेशेंट का रिजल्ट आ रहा है। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हमारी जो टीन एजेस बच्चे हैं 20s में भी उनके ग्रोथ फैक्टर्स बहुत अच्छे, उनको तो पीआरपी से भी रिजल्ट आ जाते हैं।
ठीक जो है। आफ्टर 30 है, आफ्टर 50 एक्सोसोम बेसिकली इन्हीं के लिए आया है कि अगर 60-70 वाले भी आ जाए तो 60-70 good पे है भी भाई। 60-70 पे तो ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि 60-70 पे तो आपको पता है प्लाज्मा अच्छा होता ही नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, कोलेजन नहीं होता, तो वो तो प्लाज्मा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता इतना खास। तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ सीरम्स और कुछ डाइट प्लान अच्छा देना पड़ता था, जिसकी वजह से थोड़ा पीआरपी का उनके लिए भी रिजल्ट वो अच्छा 3 सेशन ही होंगे? 3 सेशन ठीक है 3 सेशन है इनफ है। बट अगर बहुत ज़्यादा कोई एजिंग है, बहुत ज़्यादा स्कारिंग है, पिगमेंटेशन है, तो हम 2 सेशन बढ़ा सकते हैं। सही है। और स्किन पे भी कोई उनका वो नहीं है कि स्किन भी उनकी 60 प्लस वाले 70 प्लस वाले वो कर भी- सकते हैं, कर वो सकते उसमें हैं। भी रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छे रिजल्ट है। अरे वाह जबरदस्त, ये आपने अच्छी बात बताई। मैं तो समझती थी शायद इसमें भी कोई एज होती होगी कि बस ये एज वाले अब ना आए, उनको फायदा नहीं नहीं होगा। नहीं, ये बना ही इन्हीं के लिए, 60 प्लस के लिए। मैंने अच्छा, बताया जिन ना पे पीआरपी का मैं समझ गई अब। ठीक जिनका हो गया। पीआरपी का प्लाज्मा अच्छा नहीं बनेगा ना, Good, वो हाँ। ग्रोथ फैक्टर्स अपने जो अदर सीरम्स में है वो करवा सकते हैं, लाइक एक्सोसोम, प्रोफाइलो भी व्हाट इज हाइड्रेशन, प्रोफाइलो, ये भी बताया। प्रोफाइलो भी फॉर हाइड्रेशन है और स्किन के एंटी एजिंग उसमें प्रोसेस में जो है वो वर्क करता है। इसमें भी कोई सीरम वगैरह डल रहा ये है भी skin के अदर अंदर? सीरम्स ही हैं जो हम के बाय करते हैं अदर कंट्री से, वेंडर से, तो फिर वो हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें भी स्किन जो है हमारी हेल्दी होती है, फ्लॉलेस होती है। और इसमें मेन चीज़ ये कि इसमें हाइड्रेशन होती है सही। प्रोफाइलों में। प्रोफाइलो प्रोफाइलों में बहुत ज़बरदस्त प्रोसीजर, ये 2 न्यू प्रोसीजर आए हैं, ये बहुत भी इतना ही ज़बरदस्त है। एक्सपेंसिव है या ये थोड़ा? इतना ये बल्कि उससे ज़्यादा है, लेकिन है तो एक्सोसोम भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक के रेट बताए हैं हाँ। जो कि हम ले रहे हैं, बल्कि एक्सोसोम के बहुत ज़्यादा रेट्स हुए हैं। अच्छा सही। तो आप कम प्राइस में रिजल्ट तो अच्छे देंगी ना? रिजल्ट हमारे देखने वाले नाराज तो नहीं प्रोसीजर जाएंगे? नहीं नहीं, ये सीरम्स अभी सिर्फ 1-2 ही उसमें आए हुए हैं, हाँ। तो अभी इनकी कॉपीज नहीं आई जो कि हम इतने वो कर सकते हैं, ना ही हम 2 copies नंबरियां नहीं use कर सकते हैं। 2 नंबरियां नहीं कर रहे, और ना मैं तो आपको पता है मैं तो बिल्कुल उसमें जाती भी नहीं हूँ कि मैं 2 नंबरी करूँ नहीं, चीज़ों फिर में। चलता भी नहीं है बेहतर है काम, कि मैं अगर बताऊँ मैं आपको। अगर कोई नहीं दोबारा afford नहीं कर आता फिर सकता ना, कोई। मैं उनको ये बोलती हूँ आप पीआरपी पे चले जाओ। पीआरपी में ये होता है कि हम उसको फिर कुछ हेलोरॉनिक और विटामिन सी के साथ ऐड ऑन करके हम कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है 2 नंबरी करने से बेहतर है कि आप स्लो प्रोसीजर की तरफ चले जाएं। ये तो फास्ट प्रोसीजर है ना, एक एक्सोसोम और 10 पीआरपी का रिजल्ट सेम है, इक्वल है, तो पता है जरा। बट ये है कि अगर नहीं और afford रिजल्ट कर- 15 से 20 दिन में आप कह रही हैं क्या आ 15 से 20 जाएगा? दिनों में आ जाता है, ठीक है। और और बहुत अच्छा रिजल्ट 3 यानी 9 मंथ है तो बेहतरीन। हाँ। अच्छा ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। चलिए अब फेशियल्स पे आ जाते हैं। कोई नए फेशियल आ गए? फेशियल्स में तो आए हैं, बस वही है, अल्ट्रा वाइटनिंग हमारा हाइड्रा फेशियल है, हमारा जो है वेम्पायर फेशियल है, हाइड्रा और फेशियल को photo कितने facial टाइम है। में रिपीट करना चाहिए? 15 डेज में। और तो किस- हमारा वेदर कराची का जो चल रहा है ना, वो तो 15 डेज में करना चाहिए। इतनी पोल्यूशन हो चुकी है कराची में, इतनी हो चुकी है कि अगर डेली भी करें तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, क्योंकि जब मैं, आप यकीन करें, मैं अपने फेस पे जब मैं शाम को वॉश कर रही होती हूँ ना, ऐसा लग रहा होता है पता नहीं कोई सारा जो पोल्यूशन है मेरी स्किन के अंदर ही चली गई है, इतना डस्ट, इतना जो गर्दो गुबार है वो निकल रहा होता है। तो इसलिए डेली क्लींस लाजमी करके सोएं। चलो हाइड्रा तो हम डेली नहीं कर सकते, तो मैंने वैसे एक बात कर दी कि जितना पोल्यूशन है हम तो डेली भी करें तो कम है, तो 15 दिन में तो रिपीट कर सकते हैं आप हाइड्रा और फेशियल। इसके बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? आज बिल्कुल तक भी मुझे नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ सका, मैं जाती हूँ फिर बोलती नहीं छोड़ो कुछ और। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी इसका, नहीं? क्योंकि ये डीप क्लीनिंग फेशियल है, हाँ। जो कि सीरम और सक्शन के जरिए, सीरम जो है स्किन में पेनिट्रेट होती और है, painful भी नहीं है? सक्शन बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। पेनफुल इसमें कुछ भी नहीं है। सक्शन के जरिए आपकी स्किन का जो जंक है वो निकाला जाता है, सीरम अप्लाई किए जाते हैं, बस और कुछ नहीं। स्क्रबर से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स रिमूव किए जाते हैं, हमने किया तो था यहाँ पे हाइड्रा फेशियल। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आरएफ है जिसमें लिफ्टिंग और टाइटनिंग है। ये हाइड्रा में ही आ रहा है? आरएफ आ रहा है, आरएफ वैसे भी लोग अगर अलग से या करवाना अलग से चाह रहे ऐड? होते हाँ हैं, कुछ ऐसा मुझे अलग से सुनने करवाना में चाह आया। रहे होते हैं हम अलग से भी कर देते हैं, वरना हाइड्रा में उसका है यूज़, और वो भी हम अकॉर्डिंग टू स्किन जाके कर रहे होते हैं कि अगर किसी को आरएफ की नीड है, देखिए अगर आप स्किनी है ऑलरेडी तो उसमें आरएफ की नीड नहीं है। अच्छा। और मैं अगर मेरा फेस हेल्दी है तो मुझे तो आरएफ की हर हाइड्रा में नीड है। इसी तरह है कि क्या अगर है किसी का मतलब? चबी फेस है, वो आरएफ किस लिए है? असल में किस चीज़ पे काम कर रहा है? बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी है, लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए, और फैट रिडक्शन, फैट बर्नर फैट रिडक्शन है। अच्छा तो है इसलिए ये भी अकॉर्डिंग टू स्किन करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों पे सिर्फ वो चल रहा होता है कि रटी रटाई चीज़ें होती हैं, जी 5 स्टेप करने हैं तो 5 ही करने हैं, 10 स्टेप करने हैं तो 10 ही करने हैं, चाहे हमारी स्किन को ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं।
और मेरा तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं तो स्किन को देख के करती हूँ। अच्छा, लोग अक्सर कह भी देते हैं कि यार उन्होंने तो इतने स्टेप किए थे, आपने 5-6 सेशन हाँ, वो काउंट करते हैं, में इतने कम सारे कर पैसे दिया। लगाए, इसके तो स्टेप्स तो कम मैं कहती है। हूँ, यार, आपकी पिगमेंटेशन है, मैंने आरएफ इसमें से हटाया। अगर आपकी एक्नी है तो मैं आरएफ उसमें भी नहीं कर सकती। हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आरएफ बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका फैट भी बर्न हो रहा है, आपको लिफ्टिंग भी दे रहा है। आरएफ तो लोग करवा लेते हैं, जिनके एक्ने वो भी करवा लेते हैं। नहीं करना चाहिए ना, क्यों करवा लेते? खुद को नॉलेज होनी चाहिए ना कि आपके तो एक्नी एक्टिव हो जाएगी, आप हीट तो दे लोग रहे कर हैं। रहे हैं क्लिनिक पे, मैं खुद जानती हूँ। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। आप सोचें इस बात को कि आपकी एक्ने पे काम एक्नी नहीं है, करती है, मुझे लगा एक्ने ठीक कर देगी। कैसे पता नहीं, मुझे एक्टिव हो क्या- जाती है एक्नी और ज्यादा। अगर उस पे कोल्ड हैमर जो हमारा एक उसमें है ना, उसी में कोल्ड हैमर है, हम उस पे वो देते हैं ज्यादा, ताकि कूलिंग के साथ। कहते हैं, आपने शायद पहले भी सुना होगा, जब एक्नी होती है कहते हैं कि जी ठंडे पानी से मुंह धोएं, Yes. ताकि आपकी जो हाँ। एक्नी है वो हील हो। बिल्कुल एक्नी और पिगमेंटेशन पे तो बिल्कुल भी आरएफ नहीं होता। Oh my हम तो नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। Good, इसलिए मैं कहती हूँ कि नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। अगर आप कहीं जाएं, आपको पता हो, और आप खुद अगर आप कोई आपके करना स्टार्ट भी कर दे तो आप खुद मना करें, क्योंकि उसमें एक्ने भी एक्टिव होती है और पिगमेंटेशन भी और ज्यादा होती ठीक है, अगर पिगमेंटेशन है और स्किन के अंदर वाली भी एक्ने है, चले बाहर भी नहीं निकली है, तब भी आरएफ नहीं करवाना है नहीं आपने, है करना, ना, क्योंकि फिर बिल्कुल वो और नहीं, वर्स्ट हो RF नहीं सकती है। करना। नॉर्मल हाइड्रा फेशियल है। करवाना। बिल्कुल नॉर्मल हाइड्रा फेशियल करें, जिसमें सबसे पहले हम तो क्लेंस करते हैं, फिर सीरम सेक्शन देते हैं, तीनों सीरम अगर अकॉर्डिंग टू स्किन अगर तीनों देने तो तीनों दे दें। फिर स्क्रबर है, देन में कोल्ड हैमर लगा के हाइड्रेशन जो मास्क है हम वो लगा देते हैं। उसमें फिर ये स्टेप कम हो गए ना। अच्छा, मेरे मुझे लोग फिर ये हाइड्रा कहते हैं आपने स्टेप कम किए हैं भाई, फिर मैं उनको समझाती हूँ यार मैंने इस वजह से स्टेप कम किए। चल, अगर आप वो ABC A to Z पढ़ना चाहती है तो मैं वो नहीं कर सकती। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया। और Welcome. सवाल बहुत सारे आ रहे थे, वो कह रहे थे लेकिन बाय बाय का टाइम हो गया। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ही कम है। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आने हमारे साथ बने रहेगा।